गर्मी महसूस करते हो क्या? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, हमारा एशिया कंप्लीट हो गया था, राइट? अब आज हमने करना जैसे हैं कि लार्जेस्ट ओशन कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विच इज़ अफ्रीका। ठीक है। अफ्रीका आज हम डिस्कस करेंगे। नोट्स आपके पास होंगे, आई होप सो, मैंने शेयर कर दिए थे। अफ्रीका इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैक कॉन्टिनेंट। इसे ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं ड्यू टू द कलर ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, ब्लैक कॉन्टिनेंट इसको कंसीडर करते हैं पूरी दुनिया में, अफ्रीका को। ठीक हो गया। अब आप जस्ट लोकेशन देख लें ज़रा कि एशिया आप लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, एशिया आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था इन दी वर्ल्ड, आपका ये आ गया एशिया, साथ अफ्रीका है और यूरोप है। ठीक है, यूरोप हम बाद में आएंगे, अफ्रीका को पहले डिस्कस करेंगे। अफ्रीका कैसे इसके साथ अटैच है, आप सारों को आइडिया तब भी हो गया था जब हम डिस्कस कर रहे थे। इसके दरमियान क्या आता है भला? मेडिटेरियन सी भी, स्विस कनाल, मेडिटेरियन सी परली साइड, वो यूरोप वाली साइड। कौन सा? यूराल माउंटेन। वो तो एशिया और यूरोप के दरमियान था, यूराल माउंटेन। ठीक है, इधर आपका क्या बनता है? स्विस कनाल मेन, और रेड सी भी बनता है, और कौन सा था? बाबुल मंदब स्ट्रेट। बिल्कुल, बाबुल मंदब स्ट्रेट। अब अपने ज़रा नोट्स से देखें कि बाबुल मंदब स्ट्रेट क्या थी, जो एशिया के अंदर हमने डिस्कस की थी। और आपको याद होगा हमने कहा था कि ये दो कॉन्टिनेंट को भी डिफ्रेंशिएट करती है, डिवाइड करती है। वो वही थे दो। यमन और जिबूटी वही कंट्री था। जिबूटी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे आता है। ठीक है, तो यमन आपका एशिया में आता है। तो इसका मतलब है एक बाबुल मंदब स्टेट भी थी जो इन दोनों कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती थी, वो भी हम देख लेंगे इसमें। अच्छा, एशिया अफ्रीका, ये जिसने मिस किया वो आप ज़रा इसको रियलाइज़ कर लें कि इस तरह हमने कॉन्टिनेंट डिस्कस करनी है। सारे का सारा ज़हन में रखिएगा, ये सारे का सारा हमारा पैसिफिक ओशन है। अगेन मैं कह रहा हूँ, इंडियन ओशन, दिस वन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़ अटलांटिक ओशन। ये सारे का सारा अटलांटिक ओशन है। इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर ली जाता है। बाद का तो आप गूगल करेंगे तो हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन दी वर्ल्ड, तो आपको 6, 5, 4 इस तरह मिलते हैं, क्योंकि उनकी डिवीज़न हुई है। उन्होंने दो सेग्रीगेशन की हुई है। नॉर्थ अटलांटिक को साउथ अटलांटिक को अलग अलग है, हालांकि एक है। पैसिफिक ओशन को भी इस तरह अलग किया हुआ है, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक, हालांकि सेम ही होता है, एक ही होता है साउथ पैसिफिक पूरा। The first and largest ocean in the world is Pacific Ocean. Second largest ocean in the world is Atlantic Ocean. Third is Indian Ocean, जो हमारे साउथ में, पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट के साउथ में, सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते थे हम इंडिया बिफोर 1947, जो हम सब कॉन्टिनेंट का पार्ट थे, तो इस सारे का सारा इंडियन ओशन कहलाता है। उसके बाद फोर्थ है आर्कटिक ओशन, सबसे टॉप पे, नॉर्दर्न पोल पे। ठीक है, तो सबसे छोटा ओशन, 4 ओशन बनते हैं, लेकिन कहीं आपको 5, कहीं आपको 6 मिलते हैं, तो घबराइएगा नहीं, उसमें आपका ये डिवीज़न कर ली जाती। ठीक हो गया। ये जस्ट मैं रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन कि आपका ये प्राइम मेरिडियन लाइन होती है। ठीक है, 0, ये यूके के अंदर से निकलती है, यूके के अंदर जाती है डायरेक्ट। यूके की एक सिटी है ग्रीनविच, ग्रीनविच इज़ अ नेम ऑफ सिटी ऑफ यूके, तो वहाँ से गुजरती है, तभी इसको कह दिया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, GWMT। GWMT भी बात कर कहते हैं, खाली GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ये 0 वाली। और इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है सारे, और लैटिट्यूड आपका यहाँ पे इक्वेटर है, दिस वन इज इक्वेटर। इक्वेटर आपने लास्ट टाइम 2 कंट्रीज पढ़े थे, एशिया में आते थे,
2, ठीक है। टोटल मैंने कहा था 12 आएंगे दुनिया में। तो हम आगे अफ्रीका भी देख लो, ये आ रही, इतने कंट्री अफ्रीका में भी आ रहे होंगे। अब 1 है 2 है, आज हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह फिर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी आ रहे होते हैं। 3 कॉन्टिनेंट हो गए, 3 कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एक चौथा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा बनता है, ये ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं। तो टोटल 4 कॉन्टिनेंट्स आते हैं इक्वेटर पे। तो 4 में से टोटल 12 कंट्रीज हम पढ़ेंगे जो आपके अफ्रीकन इक्वेटर पे मौजूद होंगे, राइट। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अफ्रीका की लैंडस्केप क्या कहती है, कैसे कैसे ये अटैच है, या कैसे कैसे ये इसकी फिजिकल लोकेशन ऑन द ग्लोब क्या है, ठीक। आपके नोट्स पे गिवन होगा, ये अफ्रीका है पूरा, ठीक है। नोट्स आपको अफ्रीका 1 दिए थे ना शायद, हाँ मेरे पास। हाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देख लें ज़रा। इसके कंट्रीज मेजर, जम, सूडान, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इजिप्ट, जिबूटी, साउथ सूडान, जॉर्डन, ये सारे के सारे इसमें कंट्रीज आ रहे होते हैं। तंजानिया, ये सारे, नाइजेरिया, नाइजर, चैड, लीबिया, ट्रिपोली जिसका कैपिटल है, मॉरिटाना, ये सारे, कॉन्गो, और ये सारे के सारे कंट्रीज आ जाते हैं। आप इसकी लोकेशन ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि इसके ईस्ट वाली साइड पे पूरे का पूरा इंडियन ओशन होगा। एशिया के ईस्ट में था पैसिफिक ओशन, इसको ज़रा आपने डिफ्रेंशिएट करते रहना, ठीक है। ईस्ट पे सारे का सारा इंडियन ओशन होगा ईस्ट में, वेस्ट में सारा का सारा अटलांटिक ओशन। और अगर उसको भी करे सब क्लास से सब कैटेगरी, तो फिर वो आपका साउथ बनता है, क्योंकि नॉर्थ ऊपर आ जाता है, जहाँ पे आपका यूरोप का पढ़ेंगे ना आप, यूरोप, तो यूरोप के जो वेस्ट में ज़्यादा बनेगा आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन यूरोप के, क्योंकि इसके ऊपर यूरोप है, ऐसे ही है ना, यहाँ करके ये यूरोप है, यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये यूरोप है। तो ये आपका बनता है। 54 कंट्रीज टोटल हैं इसके अंदर, इस कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज। एशिया में कितने थे? 48 कंट्रीज थे, राइट। तो इसमें 54, इसका मतलब है कंट्रीज डजेंट मैटर फॉर द साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट, उसका साइज ज़्यादा है एशिया का, तभी उसको लार्जेस्ट ओशन कह दिया जाता है, और इसका साइज कम होगा कंपैरेटिवली एशिया से। 54 कंट्रीज आ गए। साउथ सूडान इस कॉन्टिनेंट का न्यू बोर्न बेबी कंट्री है, साउथ सूडान, यानी कि रीसेंट इस कॉन्टिनेंट पे जो नया कंट्री बना है ना, वो साउथ सूडान, और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, साउथ सूडान बना है। सूडान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, तो साउथ, नॉर्थ और साउथ, जैसे कोरिया हम पढ़ा था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बन गया, ठीक है। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज कोलैप्स कर जाते हैं और अलग हो जाते हैं, डिवीजन हो जाते हैं। ऐसे साउथ सूडान न्यू बोर्न कंट्री है आपका, तो साउथ सूडान न्यू बोर्न कंट्री इधर मेंशन है। अच्छा, अभी हमने बात की अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, कॉन्टिनेंट है, एरिया वाइज के पॉपुलेशन वाइज, दोनों लिख लें, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। एसी नहीं चल रहा, फैन चला दें, चला दें, देख लेते हैं आवाज़ कितनी को आती। स्लो होता नहीं ना, रोला ही है, स्लो तो क्या ही बात है, स्लो तो ट्राई करें जी, स्लो की। ये डिम इधर लगे हुए हैं, एसी नहीं चला हुआ। अच्छा, इजी है, मुझे ज़्यादा बोलना पड़ेगा, आप सुनना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपको तो ठीक है सारों को, एनर्जी तो मेरी वेस्ट होगी। अच्छा जी, तो दोनों पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है अफ्रीका, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आप क्लियर हैं। उसके बाद 14% वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे लोकेटेड है,
दुनिया की पॉपुलेशन का 14% इधर है, लेकिन सबसे ज़्यादा एशिया में है। आपको पता है एशिया लोकेशन वाइज ये एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों तरफ से फर्स्ट है, और ऐसे ही अफ्रीका भी दोनों तरफ पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी सेकंड नंबर पे आता है। तो पॉपुलेशन तो ज़्यादा उधर है एशिया में, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा उधर है और लार्जर एरिया भी, इस वजह से 14% पॉपुलेशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे, अफ्रीकन। ठीक है, आपको अब नज़र आ रहा होगा कि अफ्रीका और एशिया डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं रेड सी की वजह से भी। कहाँ पे वो रहा रेड सी, और ये भी आपको पता चल रहा होगा, आपने कहा था मेडिटेरेनियन सी था, आपने कहा था कि पता नहीं, आपने कहा मेडिटेरेनियन सी की वजह से भी अलग हो रहे हैं, तो केनाल से भी अलग हो रहे हैं। तो मतलब याद हो आपको कि एशिया और अफ्रीका में आप पुराने नोट्स देखेंगे तो उसमें एशिया और अफ्रीका में हमने 3, 4, 5 चीज़ें मेंशन की थी जिसमें अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, एशिया अफ्रीका से अलग हो रहा है 3, 4 वजह से। रेड सी भी हो सकता है, मेडिटेरेनियन सी भी हो सकता है, आपका सुइस कनाल भी हो सकती है, बाबुल मंदब स्ट्रेट भी हो सकती है, ये सारी लोकेशंस है। तो आपको जस्ट मैं मेमोराइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि इस कॉन्टिनेंट की लोकेशन की कहाँ पे है, तभी मैं ज़्यादा इस पर टाइम ले रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आपकी नोट्स पे आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि इस कॉन्टिनेंट पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। गोल्ड बेस्ट दुनिया का इस कॉन्टिनेंट से मिलता है। द बेस्ट एवर डायमंड यू कैन फाइंड हेयर इन दिस कॉन्टिनेंट। पिंक डायमंड, महंगा तरीन डायमंड जो है दुनिया का, वो सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो साउथ अफ्रीका वाली साइड से निकलता है। और आपको पता है इधर लाट अदर मूवीज़ भी बन चुकी हैं इस पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। और कोलोनाइजेशन जब हुई थी, जब दौर था कोलोनाइजेशन का, कोलोनाइज कंट्रीज़ करते थे, अफ्रीका और एशिया को क्यों किया गया ज़्यादा? नेचुरल सोर्सेज से दोनों कॉन्टिनेंट भरे हुए हैं। वहाँ पे बेस्ट एग्रीकल्चर, एशिया हमारे में बेस्ट एग्रीकल्चर लैंड है बेस्ट, और यहाँ पे बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा सोना, हीरा, चांदी इधर से निकलते इतना कहीं भी नहीं निकलते। फिर इसके अलावा कॉपर, निकल, स्टील, लोहा, जैसे आयरन भी, और दूसरा सारी चीज़ें यहाँ से निकलती है। यहाँ से उन कंट्रीज़ ने इंपोर्ट करके अपने कंट्रीज़ में जाके उसको मशीनरी के ज़रिए बनाया और उसके बाद एक्सपोर्ट किया टू अदर कंट्रीज़। तो ये मेन कॉज भी होती है जब हम इंपीरियलिस्ट पे करवा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को क्वेश्चन, तो देयर इज़ अ सिंगल मेन कॉज बिहाइंड कोलोनाइजेशन इज़ टू फाइंड आउट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ दैट प्लेस, दैट कॉन्टिनेंट या दैट कंट्री। तो ये बहुत बड़ी मेन कॉज थी जब उन्होंने कोलोनाइज किया था। तभी ताकतें ज़्यादा अपने में लड़ती मरती इसलिए रही हैं कि हमने इजिप्ट को काबू करना है, हमने लीबिया को काबू करना है, हमने इथोपिया को, सारे कंट्रीज़ तभी आपस में लड़ते थे। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे कंट्रीज से जिन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था, तो इनमें रेस होती थी। ठीक हो गया। अब आते हैं आपके नोट्स के 6 पॉइंट पे। मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ, यानी कि याद होगा आपने एशिया के अंदर पढ़ा था न्यूज़। नॉर्थ में क्या है अफ्रीका के, एशिया में जब हमने जिक्र किया था एशिया का डिस्कस किया, अब इसमें करना है अफ्रीका के नॉर्थ में क्या है, सामने नज़र आ रहा है मेडिटेरेनियन सी, ऐसे ही है नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद सुइस कनाल और रेड सी टू द नॉर्थ ईस्ट। ये देखें ना, ये नॉर्थ है, और आपको याद होगा कार्डिनल डायरेक्शन फर्स्ट क्लास में मैंने करवाई थी, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट के ये बनता है ना, तो इसका मतलब रेड सी यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्लस इंडियन ओशन टू द ईस्ट, इसके ईस्ट में इंडियन ओशन आपके सामने है, NE ईस्ट हो गया, W वेस्ट, वेस्ट आपका सारे का सारा ओशन है, कौन सा, अटलांटिक ओशन हो गया। और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में क्या है, इंडियन ओशन, तो ये वही अटलांटिक ओशन का मिक्स ही पानी है, सिंपल। इसके नीचे तो साउथ पोल आ जाता है ना, ख़त्म। ठीक है, ग्लोब आपका। तो आप यहाँ तक अभी तक जिसको समझ नहीं आई लोकेशन को, प्लीज़। यूरोप ये खड़ा, हाँ नॉर्थ वाली साइड पे, ये एशिया वाला पार्ट है, ये यूरोप, ये बॉर्डरिंग लाइन सारी यूरोप के ऊपर। ठीक है, आई होप समझ आ गई आपको यहाँ तक लोकेशन।
एशिया बेसिकली ईस्ट भी कह सकते हैं, यहाँ ईस्ट में, ठीक है। कॉन्टिनेंट की अगर बात करें और कोई कॉन्टिनेंट बचता नहीं है, इसे रहने दें, हमने डिस्कशन कर लिया। बस हमने ये आगे जाके देखेंगे। आपको पता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे ज़्यादा ड्रॉट्स, सहरा बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको सहरा में देखेंगे। लेकिन आपको ये मैं बताता चलूँ कि एशिया तो लार्जेस्ट है ही है, अफ्रीका द सेकंड लार्जेस्ट बनता है दुनिया में। इसको उन्होंने फर्दर डिवीज़न की हुई है अपनी आसानी के लिए। जो ज्योग्राफी को समझते हैं, ज्योग्राफिकल्स, उनको उन्होंने सब डिवीज़न की हुई है। अब सब डिवीज़न ज़रा देख लें आप काइंडली, क्योंकि आपके ना क्वेश्चन इससे रेलेवेंट आ जाते होते हैं। ये देखें, यही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था। अब अगेन आपके लिए इसकी ईस्ट में क्या है, ईस्ट में एशिया कॉन्टिनेंट तो बनता है, वैसे ईस्ट में तो इंडियन ओशन बनेगा ना। वेस्ट में साउथ कह लें या अटलांटिक ओशन कह लें। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन भी बनता है और पूरा यूरोप भी बनता है, दोनों सही हैं। और साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में रेड सी, और रेड सी कनेक्टेड बाय एशिया। अब आपको ये हिफज हो जानी चाहिए चीज़ें। जब आप पेपर में बैठेंगे ना, बिलीव में ये रट्टा शट्टा कुछ भी नहीं होता, खासकर मैप और ये जीके वाले क्वेश्चन में। इस तरह ये रट्टे ना ही लगाएं तो बेहतर। आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ना ज़रा और फ्रेज से पूछता है, आप वो घुमा के देखता है, आजकल बहुत चला गया। अब इसको ना उन्होंने डिवाइड किया, ईस्ट अफ्रीका को किस कहते हैं, जितने इस पे आते हैं ना, इनको हम कहते थे ईस्ट अफ्रीका। आपको याद होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, जब आप पहले शुरू में आए थे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारी अक्सर बातें होती थी, और उसके बाद भी कि हम एशिया में अंदर सेंट्रल एशियन स्टेट्स की जिक्र करते थे। सेंट्रल एशियन स्टेट सारी की सारी बनती है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, ये सारी। फिर हम साउथ एशिया का भी जिक्र करते हैं। साउथ एशिया में 8 कंट्रीज़ हैं हमारे समेत, पाकिस्तान समेत। अफगानिस्तान तो पार्ट बाद में चलो बने, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हम, श्रीलंका, फिर आप ये भी आप देखते थे कि मिडल ईस्ट कंट्री भी अलग हैं। मिडल ईस्ट कंट्री में जहाँ पे सऊदी अरेबिया, सारे के सारे कंट्री हैं। फिर हम ये भी देखते थे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी हैं, जिसमें सारा इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, फिलिपाइन, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस तरह अफ्रीका को भी डिवाइड किया उन्होंने। इन कंट्रीज़ को हम ईस्ट अफ्रीकन बोल रहे होते हैं, इसको वेस्ट बोल रहे होते हैं, इसको नॉर्थ, इसको साउथ और इसको सेंट्रल। ऐसे हम सेंट्रल ईस्टर्न स्टेट्स भी होती थी, ऐसे सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स भी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अफ्रीका सेकंड हो गया, ये हमें पता चल गया। ये लिखने की मतलब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4600 माइल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम पीछे अगर आएँ, ईस्टर्न अफ्रीका से लेकर वेस्ट अफ्रीका तक लैटिट्यूड ये बनता है 4600 माइल्स, और नॉर्दर्न अफ्रीका से लेकर लॉन्गिट्यूड साउदर्न अफ्रीका तक ये बनता है 5000 माइल्स। एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, नज़र आ रहे? ये 4600 माइल्स बन रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है 5000 माइल्स। सिंपल। यानी कि मैं अगेन रिपीट करूँ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़ 4600 माइल एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ 5000 माइल्स। इसकी जस्ट जियोग्राफिकल बाउंड्री या लोकेशन या इनको कह लें कि इसकी मेजरमेंट की गई है, ठीक है, इस कॉन्टिनेंट की। और अर्थ की लैंड का 1/5 पार्ट है ये। अब लैंड क्या है? खुश्की का हिस्सा। खुश्की पूरी का 5 हिस्सों में से एक हिस्सा है अफ्रीकन। सिंपल 1/5 है। हाँ, 5th पार्ट है, बिल्कुल 5th पार्ट है पूरी खुश्की का, ठीक है।
और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर कंट्रीज़ आ रहे होंगे इक्वेटर पे, आगे हम स्टडी करेंगे, अभी आपने देख भी लिया था। हमारे एशिया के तो सिर्फ 2 आते थे ना, जिसकी वजह से अफ्रीका की ज़्यादातर क्लाइमेटिक ज़रा रहती है नम सी, ज़्यादातर पूरे उसका असर पड़ता है सारे उनके साथ अटैच कंट्रीज़ के साथ, ठीक हो गया, जिसमें नाइजीरिया, नाइजर ये सारे आ जाते हैं। और इसमें डेजर्ट भी बड़े मशहूर तरीन है दुनिया भर के। अरेबियन डेजर्ट तो एशिया के अंदर था ना, अरब के अंदर, लेकिन इधर में सहारा डेजर्ट बहुत बड़ा मशहूर है, कलहारी डेजर्ट बहुत बड़ा और फेमस है, सवाना जैसे सहरा भी हैं। इसकी मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आपको एक तरफ तो बहुत ज़्यादा रेगिस्तान मिलेगा, देयर इज़ नो साइन ऑफ वाटर देयर, लेकिन दूसरी साइड पे आपको इस तरह का एरिया भी मिलेगा जहाँ पे डेली तकरीबन बारिश हो रही हो। बहुत मज़ेदार कॉन्टिनेंट है ये। सवाना इस तरह का एरिया है जहाँ पे इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड बड़ी प्रोग्रेस कर रही है और उनके ज़्यादा उनकी जो लोकेशन है बहुत क्लीमेंट जिसे कहते हैं और मॉडरेट है, ठीक है। इसका हमने स्टडी कर लिया था, बस लास्ट टाइम देख लें, मैंने न्यूज़ करवा दिया था। मेडिटेरियन नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ आपका स्विस कनाल बनती है, रेड सी मैंने यही बताया था आपको। इंडियन ओशन आपका ईस्ट में बनता है, साउथ ईस्ट वाली साइड पे या ईस्ट पे भी कह सकते हैं, और अटलांटिक ओशन आपका वेस्ट वेस्ट साइड पे बनता है। ये सारा वही है, ये आपके नोट्स पे भी गिवन होगा। पॉपुलेशन 2016 के बाद ना अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई, इतना हम पीछे हैं दुनिया। 1.216 बिलियन की पॉपुलेशन इधर रहती है, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट का साइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सच पूछेगा नहीं, लेकिन लिख लें, आपका दिया हुआ है इधर, हाँ दिया हुआ है, याद रख लें, ठीक है। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है हमारी। माउंटेन किलिमंजारो कई दफ़ा पेपर में आया है, पहले ये पूछ लेते होते हैं पेपर जिन्होंने दिया उनको आइडिया होगा कि ये कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्री में। कॉन्टिनेंट अफ्रीकन याद रखिएगा, तंजानिया इज़ अ फेमस कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तंजानिया के अंदर है और ये हाईएस्ट पॉइंट है। एशिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? माउंटेन एवरेस्ट अक्रॉस द ग्लोब भी था, ठीक है। यहाँ पे द सेकंड कह लें, सेकंड नहीं मतलब अफ्रीका के अंदर हम कह सकते हैं द फर्स्ट, अफ्रीका का फर्स्ट किलिमंजारो है, ठीक है। अब अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट है लेक असल जिबोटी इज़ द लोएस्ट पॉइंट, ये कंट्री है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, ठीक है। जब बाबुल मंदिर जब हम स्टेट कर रहे थे वहाँ पे ये कंट्री का नेम आया था, तो ये आपका अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट बनता है। तो हमें हर कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट और लोअर पॉइंट्स ज़रूर याद रखना, ठीक है। इसका मुझे नहीं आइडिया, शायद आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो आया कि नहीं, ये तो कंफर्म आया हुआ है ना कई दफ़ा। किलिमंजारो कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्री में है क्या चीज़। जैसे आप कह रही थी उस दिन क्या आर्कटिक, व्हाट इज़ आर्कटिक, तो के नीचे क्या है, तो व्हाट इज़ किलिमंजारो भी कह सकते हैं, ये माउंटेन है। अब कोई लगाए कि रिवर है तो गलत हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है माउंटेन किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। लैंडलॉक कंट्रीज इसमें ज़्यादा है। बोट्सवाना, ये आपके पेपर में भी दिए होंगे, बुर्किना फासो, इथियोपिया, ब्रुंडई, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, लिसोटो, मलावी, इन सारों के हमने करने हैं कैपिटल्स। अभी बाद में करते हैं। उसके बाद माली, नाइजर, रवांडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सारे लैंडलॉक कंट्रीज है। लैंडलॉक कंट्री के बारे में क्लियर है ना आप, किसी को आप बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना चारों तरफ, क्योंकि आपने देखा ये कंजेस्टेड था पूरा कॉन्टिनेंट, तो इसमें आपको दरमियान में रिवर तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा होगा, ना पानी ना सी, नीचे थे, ईस्ट पे थे, वेस्ट पे थे, लेकिन दरमियान में कम है। तो दरमियान में जब कम है तो इसका मतलब है एक दूसरे पे आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब जुड़े हुए हैं तो आप दोनों चारों साइड से ऑक्यूपाइड भाई लैंड ही है, तो इसका मतलब है ये लैंड ही है। इसके आपने सारों के याद ना करिएगा, मेजर आपने ज़रूर घर जाके करने हैं इसके कैपिटल्स, ठीक है। अब आते हैं माउंटेन रेंजेस की तरफ से। आपके पेपर भी दिया हुआ है अटलस माउंटेन, वेरी वेरी फेमस माउंटेन रेंज इन अफ्रीका एज वेल एज द ग्लोब, इन द ग्लोब।
पूछा भी जाता है पेपर में अटलस माउंटेन रेंज का, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए। अच्छा, अटलस माउंटेन रेंज ना मोरक्को में है, ठीक है, और ऐसे कहें मोरक्को के साथ साथ तुनीसिया एक कंट्री है, वहाँ भी है, मतलब एक इतनी बड़ी लंबी रेंज है, ये 2 कंट्री के साथ मुल्क है, ठीक है, ये अटलस माउंटेन रेंज। यानी कि आपको याद होगा मेडिटेरियन सी आपने देखा था, पढ़ा था, सुना था, ऐसे ही है, मेडिटेरियन सी के साथ साथ ये पूरी रेंज चलती है। मैं आपको इसकी ना पिक्चर शो करवाता हूँ, ये देखें अटलस माउंटेन। जस्ट ये ज़हन में रखें, ये अल्जीरिया कंट्री है, ठीक है, ये अल्जीरिया कंट्री है, और ये तुनीसिया है। अटलस रेंज जा रही है ये वाली, ये सारी के सारे इस साइड पे है, ये सर। तो इसका मतलब इस रेंज को आप देखें तो आपको आइडिया होता है मोरक्को भी साथ है, और मेडिटेरेनियन सी ये है। कल परसों न्यूज़ में, आप न्यूज़ पढ़ते नहीं हैं वैसे, साहब मैंने लगाया, कल परसों न्यूज़ में भी था कि जो पैलेस्टाइन और इजराइल का इशू उभरा हुआ है, इस सी के अंदर अमेरिका अपने टॉप 2 त्यारे रख दिए हैं उसने, बैरी बेड़े ऐसे उसने पार्क किए हैं लैंड, और उसका मकसद जानते हैं आप? स्टेटमेंट जारी कर दी है अमेरिका ने कि हमारे उधर बैरी बेड़े खड़े हैं 2, दुनिया भर में किसी कंट्री में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उन बैरी बेड़ों में पे या इजराइल और पैलेस्टाइन के वॉर में इंटरफेयर भी करें। ये सिर्फ डर के लिए उसने छोड़ दिए इधर, और इसका मकसद ये है टू सपोर्ट इजराइल गवर्नमेंट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इजराइल की गवर्नमेंट किसके पास थी? जो जब लड़ाई शुरू हुई है 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी, किसके पास थी? नेतन्याहू के पास थी। नेतन्याहू की गवर्नमेंट एक अपोजिशन भी उधर चल रही थी। इस लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया में, आपको पता है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है दुनिया, जिसकी वजह से उसने अपनी गवर्नमेंट छोड़ी है और यूनिटी गवर्नमेंट उधर बन गई। यूनिटी गवर्नमेंट समझते हैं? इत्तेहादी गवर्नमेंट। जैसे पाकिस्तान में अगर पीटीआई की गवर्नमेंट हो तो इतना बड़ा हादसा हो जाए तो पीटीआई की गवर्नमेंट कह के हम छोड़ रहा हूँ, कभी आप हुआ तो मैं आपको वो दिखाऊंगा अगर कोई क्वेश्चन आया तो। गाज़ा की पट्टी इस तरह की पट्टी है, छोटी सी ऐसे, तकरीबन इस्लामाबाद जितना है, इस्लामाबाद से भी छोटा एरिया है गाज़ा की पट्टी। गाज़ा की पट्टी मैं आपको बात बताऊं तो चौड़ाई उसकी तकरीबन कर लें कोई 500 माइल है चौड़ाई, सिर्फ 300 माइल है, 500 भी नहीं, 600 माइल तो उसकी लेंथ है, छोटा सा एरिया है। और वहाँ पे इतने लोग कंजेस्टेड इकट्ठे रह रहे हैं जब पैलेस्टीनियन लोग, तो उधर बमबारी हो रही है और वो इकट्ठे जुड़ के रह रहे हैं लोग, तो उधर बीमारियां भी ज़्यादा फैल रही हैं, साथ ही ऐसे ही वाटर लगता है उनको, पानी। तो मेडिटेरियन सी में छोड़ दिया उसने, बैठा दिए बेड़े अमेरिका ने डराने के लिए दुनिया को कि भाई कि कोई, और असल पता ही वो 2 कंट्रीज़ को डरा रहा है, पता होना चाहिए आपको। इनका ताल्लुक ही नहीं है, वो दूर से आएंगे। ईरान और लेबनान की एक जमात है हिजबुल्लाह, आपने सुना होगा हिजबुल्लाह, वो पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में होती है फुल टाइम हर दफ़ा। इस दफ़ा वो अगर आए तो अमेरिका ने पहले धमकी दे दी, अब आए तो फिर आपको हम जलील करेंगे। तो ईरान आपको पता है वैसे यूएस से उसके ख़िलाफ़ है, तो ईरान भी इसमें कूद सकता है इस वॉर में। तो इसका मतलब है आप देखें ना, हिस्ट्री पढ़ें थोड़ी सी, आप जिन्होंने पढ़ी उनको आइडिया बेहतर होगा। वर्ल्ड वॉर 1-2 ऐसे ही तो हुई थी, एक मारा गया बंदा डिप्लोमेट, उसके बाद दूसरा कंट्री उसमें इंटरफेयर किया, दूसरा किया, तीसरा चौथा, पूरी दुनिया इन्वॉल्व होगी। ऐसे लड़ाई पैलेस्टाइन इजराइल की है, यूएसए पीछे खड़ा है। आपको ब्लंडर हो गया एशिया की तरफ से, कोई ईरान, कोई इजिप्ट टाइप कंट्री या कोई चाइना या रशिया कूद गया, फिर कोई और कंट्री भी कूदेगा, तो इट विल लीड टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। ऐसी ही हुई थी वॉर 1 भी, ऐसी हुई थी 2 भी। तो ये उसने इस्लामी ममालिक के साथ, इस्लामी ममालिक के सबसे बड़ा 57 कंट्रीज़ का आप इतिहास देखते हैं ना, OIC देखते हैं, 57 में स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सा है? $57 कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सा है? किसने कहा है? किसने कहा है पाकिस्तान है? आपकी 1% भी शेयर नहीं है उधर OIC में।
कभी डिसीजन हमारे माने गए? सऊदी अरेबिया बोले। सऊदी अरेबिया इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड हैव्स स्ट्रॉन्ग से इन OIC। तो जब OIC के स्ट्रॉन्ग कंट्री दो हैं ज़्यादातर मेजर, UAE और सऊदी अरेबिया, दोनों कंट्री टिल्ट टुवर्ड्स इजराइल हों, तो आपको लगता है कि ये वॉर ख़त्म हो जाएगी? नेवर। हाँ, यही कर रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका के साथ है। ठीक है, ये कहानी है। तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज ना करिए, इसके अंदर से क्वेश्चन भी आपके वन पेपर में आएंगे। गाज़ा की पट्टी का साइज़ पूछ सकते हैं, गाज़ा के साथ मुल्हिका एरिया पूछे, हमास, व्हाट इज़ हमास, हमास इज़ अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप है जो लड़ रहा है। इसकी वॉर पूछ सकते हैं, वॉर मैंने 4 लिखवाई भी थी आपको। 1948 से पहले शुरू हुई थी, लास्ट 1973 की गई थी। 73 के बाद अब दोबारा से फिर लड़ाई छिड़ी है, दरमियान में से कुछ लड़ाइयाँ फाइट्स होती रही हैं, वो आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत। मतलब अगर आपने अच्छी तैयारी करनी है तो प्लीज़ नोट डाउन, इसराइल एंड पैलेस्टाइन का इशू आप गूगल करना शुरू कर दें, इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ना। ठीक है, टॉपिक यहाँ से छिड़ा था, कहाँ पहुँच गया? अच्छा, तो ये मेडिटेरियन सी है, तो आप देख रहे हैं अटलस रेंज, ये सारी की सारी ये माउंटेनियस रेंज है। तो आप देख लें, मोरक्को के साथ साथ मेडिटेरियन की कोस्ट लाइन भी इससे मिलती है, और साथ इसका तुनीसिया कंट्री भी आता है। तो आप देख लें, यहाँ पे आती है ना, ये हरा हरा थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा आपको, ये सारा माउंटेन्स है, और यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक तुनीसिया के साथ। तो इसका मतलब है वाटर बॉडी भी है। तो आपके एग्जामिनर कुछ भी नहीं कर सकता जब आपको ये लोकेशन हिफज होगी, चाहे जिस मर्जी एंगल से पूछ ले वो अटलस के बारे में। ठीक है, तो अटलस रेंज आपकी ये बनती है। अब हमने याद क्या करना है अटलस का? अटलस का 2-3 चीज़ें याद करनी है। सबसे पहले, अटलस इज़ द रेंज, नॉट अ कंपनी। अटलस कंपनी भी है, ठीक है। अटलस, हाँ, अटलस होंडा, ठीक है, जो आजकल बड़ा फेमस हुआ है 1 to 5। ठीक है, अटलस इज़ अ रेंज। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका। तीसरा आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया एक कंट्री के साथ तो है नहीं, आपके सामने है, तो इसका मतलब है इसकी 2-3 कंट्रीज के साथ मिलती है लोकेशन। तो आप इसको देखेंगे कि जी मोरक्को की भी कंट्री है साथ एज पे। अगर पानी का कोई जिक्र करे इस तरह वाटर के साथ है तो मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट लाइन मिलती है, और कोई रेड सी मिलता नहीं, कोई कुछ नहीं मिलता, मेडिटेरेनियन सी मिलता है। फिर अगर तीसरी बात करें कि इसकी इस पूरी रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंटेन तोबकल। और ये कहाँ पे है? और मोरक्को के वेस्ट में, यहाँ करके आई गेस, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे बनती है इसकी। मैं पिछली शायद पिक्चर थी, मैं आपको दिखाता हूँ, इस रेंज में बनती है। और अब इसकी हाइट भी आपने करनी है, क्योंकि ये अटलस माउंटेन की सबसे बड़ी पीक है। जैसे आपको याद होगा, हम एशिया के अंदर कराकरम रेंज नहीं करते, उसकी हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, सारा हम देखते हैं। इस तरह अफ्रीका का भी आपने करना है, हर कॉन्टिनेंट का आपको करना होगा। दिस इज़ कॉल्ड GK, इसे तो कहते हैं हम जनरल नॉलेज, कि आपको हाईएस्ट पीक करनी पड़े। सारी नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको ये करनी पड़ेगी मोरक्को के साथ साथ। 4167 मीटर है, ठीक हो गया। चलें आगे। सेकंड आपके पेपर पे अटलस हो गया, तिबिस्ती माउंटेन। अब आपसे ये पूछेगा, फिर आपने पहला क्वेश्चन आपका वही आ गया कि ये अफ्रीकन है, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन ये गया कि वो पूछेगा कहाँ कहाँ पे, तो आप बताएं कि चैड और लीबिया के दरमियान है। चैड इज़ अ कंट्री एंड लीबिया इज़ ऑल्सो कंट्री। चैड और लीबिया के दरमियान। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि द माउंटेन तिबिस्ती माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी हाईएस्ट पॉइंट्स या हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? डैट इज़ एमी कोसी, और ये पेपर में आया हुआ है, एमी कोसी। एमी कोसी इज़ द नेम ऑफ माउंटेन लोकेटेड इन तिबिस्ती माउंटेन रेंज, एंड तिबिस्ती माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन दी अफ्रीका। सिंपल, ठीक हो गया। इसकी हाइट ना भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन लिख लें 3445। मुझे नहीं लगता कभी पूछा हुआ है, लेकिन नेम ज़रूर पूछ लेता होता है। पीछे कर दूं?
हाईएस्ट पीक तो कल बताया तो था, ये नीचे लिखा हुआ है। तबिस्ती की एमी कौसी हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट माउंटेन कह लें, ये माउंटेन रेंजेस आप डिस्कस कर रहे हो, तो इसका मतलब जब माउंटेन रेंज होती है उसके अंदर हाईएस्ट माउंटेन भी कोई होता है, उसका मशहूर कर देते हैं, उसको कह देते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, अब मारा कई दफ़ा 10 सेकंड नेम मारा उन्होंने बहुत पूछा हुआ है। मारा का सेकंड नेम है डारफुर। डारफुर रीजन भी है, आपको मैं बताता चलूँ, अफ्रीका के अंदर डारफुर पीपल भी उनको कहते हैं। हम एशिया के अंदर जो किसी कॉन्टिनेंट के अंदर किसी एरिया पर्टिकुलर के अंदर हम उस एरिया के नाम से उनको याद करते हैं लोगों को, उस तरह ऐसे ही डारफुर लोग भी इनको कहते हैं डारफुर। उस इलाके में आप जाएं तो डारफुर लोग भी इनको कहते हैं, क्योंकि डारफुर रीजन के अंदर ही रहते हैं जो लोग। और ये मारा एक माउंटेन रेंज है पूरी की पूरी, सूडान के अंदर है ये आपको बताता चलूँ, सेंट्रल सूडान के अंदर। और सूडान के अंदर कभी भी आप गूगल करें, वीडियो देखें, यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, उनका आपका डारफुर रीजन के लोग आपको नज़र आते हैं सूडान के अंदर, और वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना सराइकी बेल्ट पे रहते हैं सराइकी लोग, ठीक है, इस तरह हम लोग कह रहे होते हैं रीजन के हिसाब से। कुर्द सुना है नाम आपने? कुर्द सुना है? नहीं सुना? कुर्द एक एथनिसिटी ग्रुप है, लाइक कश्मीरी की कोई स्टेट तो नहीं है ना, कश्मीरी इज़ एथनिसिटी ग्रुप। कश्मीरी, पैलेस्टीनियन इज़ नॉट अ स्टेट, अभी तक तो नहीं है, तो पैलेस्टीनियन लोगों को पैलेस्टीनियन कह देते हैं। कुर्द भी एक एथनिसिटी ग्रुप है, जैसे सिख मैं कह दूँ, सिख की कोई स्टेट तो नहीं है ना दुनिया में, कोई अलग स्टेट नहीं है सिख की, सिख एथनिसिटी ग्रुप का नाम है। इस तरह पठान, ठीक है, ये भी एक एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं हमारा। कुर्द भी इस तरह एक ग्रुप है जो, अगर मैं बात करूँ तो तुर्की के बेल्ट पे रहते हैं, ईरान के बेल्ट पे भी कुछ हैं, अफ़गानिस्तान के वेस्टर्न वाली साइड पे कुछ एरियाज़ में हैं। तो ये पूरा कुर्द की एक लोग हैं, और कहते हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री हम करेंगे, बनाएंगे, लेकिन अभी तक बहुत थोड़े हैं पूरी दुनिया में। इस तरह डारफुर भी उनका एक रीजन है। कुर्द एशिया में ज़्यादा है। शिया टाइप हैं, शिया टाइप नहीं है, कुर्द एक एरिया, कबीला, एथनिसिटी ग्रुप, कबीला। वो कहते हैं टर्की पे ज़्यादा है, टर्की का तैयब अर्दोगान बड़ा रोला डाला उन्होंने कि इनको ख़त्म करें, इनको भगाएं, इनको, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज यूज़ करें। जैसे आप लोगों के अफ़गानिस्तान के आए हुए रेफ्यूजी निकाले हुए हैं, उन्होंने डेडलाइन दी हुई ना कि वो हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हमारे कल्चर को भी उसके अंदर रह रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं विदाउट एनी वैलिड पासपोर्ट या वैलिड डॉक्यूमेंटेशंस। उनके पास CNAC भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो उनको डेडलाइन दी हुई है। इस तरह वो रहते हैं उधर टर्की वाली साइड पे, तो वो तभी वो कहते हैं या तो अपने एरिया में जाएं, और एरिया उनका है ही नहीं, वो कहाँ जाएं। वो कहते हैं हम अपनी एक स्टेट बनाएंगे, सारे बॉर्डर्स के मिल के एक पूरी स्टेट। अच्छा जी, लेकिन वो अभी कामयाब नहीं होने वाले। हाईएस्ट पॉइंट इसका जबले मारा है, नाम से ज़ाहिर है, मारा रेंज है, और जबले मारा, जबल का मतलब ही वैसे आपको पता है माउंटेन ही होता है, अरेबिक है ना, जबले मारा, मारा का माउंटेन, तो मारा इज़ अ नेम ऑफ रेंज, ठीक है। तो जबले मारा 30-70 मीटर है। उसके बाद आ जाता है आपका हॉगर माउंटेन्स नोट्स में। इनके आगे लेंथ करने की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं, लिखें, याद ना करें। हॉगर माउंटेन्स को ऑगर माउंटेन्स भी कहते हैं, द सेकंड नेम ऑफ हॉगर। जैसे डारफुर का आपने पीछे पढ़ा है मारा, इसका ऑगर माउंटेन्स भी कहते हैं। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो माउंटेन ताहट है। अब आप देख लें, आपके नेम्स आ रहे हैं माउंटेन्स के, और माउंटेन्स के उन्होंने सीधी सीधी ज़्यादातर लोकेशन ही पूछनी है कि किस जगह पे हैं, कहाँ पे हैं, है भी माउंटेन के नहीं, तो ये सारी चीज़ें। माउंटेन ताहट ये एक नया नेम है ये वाला, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा? अल्जीरिया में। अल्जीरिया इज़ अ कंट्री अफ्रीका का, अल्जीरिया कंट्री अफ्रीका का, तो वहाँ पे है ये हॉगर माउंटेन, ठीक है। माउंटेन रेंज है पूरी। इथोपियन का आपको वैसे ही क्लियर होगा। इथोपिया, आपको पता है इथोपिया रिसेंट समिट हुआ था ब्रिक्स में, ब्रिक्स का पता है? नहीं पता ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इट्स अ नेम ऑफ ब्लॉक, एक ब्लॉक है। और इसका समिट आपको पता है इस चीज़ का भी
क्या आपके पेपर में समिट भी पूछता है वो एग्जामिनर? पूछता है ना कि जी लास्ट समिट ब्रिक्स का कहाँ पे हुआ, OIC का लास्ट समिट, आने वाला समिट कहाँ पे होगा। दीज ऑल आर क्वेश्चन रेलिवेंट टू करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी बदकिस्मती से मेरे पास है आपकी, तो मैं करवाऊँगा आपको कि समिट की डेट्स क्या हैं, कहाँ पे हुआ और किस ब्लॉक का था। ब्रिक्स के अंदर 6 कंट्रीज़ को इनवाइट किया इन्होंने, उसमें से एक कंट्री इथोपिया है। 6 कंट्री को इनविटेशन दिया है टू ज्वाइन ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर कितने मेंबर्स हैं टोटल इस टाइम? 5। नेम से ज़ाहिर है BRICS, तो ये 5 ही बनते हैं। तो 5 कंट्रीज़ अभी हैं, लेकिन इन्होंने 6 को इनविटेशन दिया है टू ज्वाइन आवर ग्रुप ब्रिक्स। तो उसमें से वन ऑफ देम इज़ इथोपिया। तो इथोपिया ईजी कंट्री नहीं है। पाकिस्तान सर दर्द की बाजी लगा रहा है टू ज्वाइन ब्रिक्स, तो पाकिस्तान को मुंह भी नहीं लगा रहे वो, क्योंकि इसके अंदर इंडिया है। दीज ऑल कंट्रीज आर इमर्जिंग इकोनॉमीज। पाकिस्तान इज नॉट इमर्जिंग इकोनॉमीज। पाकिस्तान इकोनॉमी इज डाउनवर्ड इकोनॉमी। हमारी डिविंडलिंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग नहीं है। तो ये सारे के सारे अच्छे कंट्री है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें इथोपिया इज़ अ गुड कंट्री इन अफ्रीका। इथोपिया को ईजी नहीं है। और इथोपिया का माउंटेन इथोपिया के अंदर है, और इथोपिया को ही कहते हैं रूफ ऑफ अफ्रीका। जस्ट इसने इतना ही करना है हमने कि इथोपिया माउंटेन इथोपिया के अंदर है बस, ठीक है। इथोपिया ऑल्सो इज़ अ नेम ऑफ कंट्री। क्लियर है? इथोपिया हो गया। उसके बाद जाता है माउंटेन कीनिया। तो ये आपको आइडिया हो गया होगा, कीनिया के अंदर है, ठीक है। कीनिया के अंदर है, लेकिन ये आप हिसाब लगा लें, आपने अभी डिस्कस किया था किलिमांजारो इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका, और किलिमांजारो इज़ द नेम ऑफ माउंटेन। द सेकंड हाईएस्ट इन अफ्रीका इज़ माउंटेन कीनिया। हाँ, सेकंड हाईएस्ट अफ्रीका के अंदर माउंट रेंज, माउंटेन रेंज नहीं माउंटेन। फर्स्ट पे किलिमांजारो और सेकंड पे कीनिया माउंटेन, सिंपल। अरशद शरीफ कहाँ मारा गया था? कीनिया में मारा गया था। कीनिया की कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनके पुलिस इतनी फारग है पैसे लेके। पाकिस्तान पंजाब पुलिस से भी बड़ी। अब इधर कोई पुलिस वाला ना बैठा मुझे पकड़ ले रास्ते में, हैं? मुझे नहीं टेंशन ना, डर लगता है, आजकल ज़माना बहुत तेज़ है। पता है क्या, ये टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उसे मॉडरेट या उसे बैलेंस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी क्लास में पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है, हम सारे मानते हैं वी ऑल आर एक्सट्रीमिस्ट। हम कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हम खुद सारे लोग घरों में, आबादियों में, शहरों में, देहात में लोग सारे किसी एक रिलीजन को इतना फॉलो करते हैं वो हद पे चले जाएंगे, उसके ख़िलाफ़ की बात करें, अंडरस्टैंड करना नहीं, उसको पकड़ लेना है। इट विल लीड टू ब्लास्फेमी जिसे कहते हैं हम लोग। तो ब्लास्फेमी की तरफ चलते। कितने केस पाकिस्तान में ब्लास्फेमी? आपका गवर्नर ब्लास्फेमी के चार्जेस में मारा गया, ठीक है। आपके लीडर्स इमरान खान ब्लास्फेमी के चार्जेस पर उसको गोली लगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ब्लास्फेमी तो ऐसे ही है, इधर बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। फिर कोई और बात भी करी कि आपका कोई फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ की बात टीचर ने कहा, उसने पकड़ लेना है। बहुत एहतियात से काम करना पड़ता है। हाँ, और टीचर को तो वैसे भी पकड़े, टीचर की औकात नहीं होती। चल, तो ये पाकिस्तान में है ऐसा सिस्टम। हाँ, ये ड्रामेबाजी है, सो कॉल्ड पॉलिसीज। हाँ 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 हाँ, पाकिस्तान में कोई भी अदारा नहीं बचा हुआ, बिलीव मी। वन एंड ओनली कॉज इज क्या है? पाकिस्तान के अदारे कोई भी नहीं बचे हुए। वन एंड ओनली कॉज इज नहीं, फौजी खुद अदारा है। फौजी से अब मैं जो बात करूँगा वो फौजी के अंदर सारी आ जाएगी। बताएं ना कोई रीज़न? इंटरवेंशन ऑफ वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर, ये है मेन।
नैब है तो पंगा लेगा FIA में, FIA का पंगा लेगा पुलिस में, पुलिस वाला पंगा लेगा जुडिशरी में, जुडिशरी वाला कॉमर्स में, कॉमर्स वाला किसी और में, उसमें टैक्स डिपार्टमेंट में बढ़ जाएगा, इधर उधर सारे डिपार्टमेंट आपस में अपना वर्किंग नहीं करनी लेकिन दूसरों में टांग अड़ानी। तो ये इंटरवेंशन है मेन कॉज मेरे नज़दीक। हाँ, अपने आप को सुपर उसने रखना है ना, स्पिरिटी कायम रखनी है कि मैं ऊपर हूँ, पहाड़ में जाए दूसरे। तो वन एंड ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान जो लीड कर रहा है तो वो कह सकते हैं आर्मी। ठीक है, इंटरवेंशन यहाँ पे इतना बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना। आगे माउंटेन कीनिया हो गया। नेक्स्ट, अच्छा अब हम आएंगे रिवर्स पे। रिवर्स इसके ना बड़े बड़े फेमस रिवर्स हैं, आप सारे आइडिया आपको हो जाएगा। आपको पता है द फर्स्ट एंड ओनली लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज द नाइल। इधर ही है पूरे का पूरा नाइल रिवर, जिसे कहते हैं दरियाए नील। हम हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री में अगर जाएं तो हम पता है रिवर नाइल युगांडा से शुरू होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि लंबा इतना ये दरिया है, इसकी लेंथ भी लिखी हुई है वो दो, कि एक कंट्री में तो नहीं आएगा ना। युगांडा से शुरू होगा, मेडिटेरियन सी को पूरे को क्रॉस करे। मेडिटेरियन सी आपको जानते हैं, वो अभी हम बात कर रहे थे। मेडिटेरियन सी अफ्रीका की किस लोकेशन पे? मैंने कहा ज़रा आपको एक्टिव हैं कि नहीं। हाँ ठीक है, ये हो गया। कॉन्गो इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ कंट्री, कॉन्गो इज़ ऑल्सो नेम ऑफ रिवर। कॉन्गो रिवर, और आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि कॉन्गो दो हैं अफ्रीका में, पता है? एक क्यों कहते हैं कॉन्गो, भी कहानी वही है, साउथ अफ्रीका नॉर्थ अफ्रीका वाली। कॉन्गो टूटे थे, एक बन गया कॉन्गो और दूसरा बन गया DR कॉन्गो। एक बन गया रिपब्लिक कॉन्गो या खाली कॉन्गो, दूसरा DR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो उसे कहते हैं DR कॉन्गो और खाली को कहते हैं कॉन्गो। कॉन्गो रिवर का जिक्र किया गया है। कॉन्गो रिवर DR ऑफ कॉन्गो में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका है। द फर्स्ट आपका नाइल बन जाता है, तो सेकेंड आपका कॉन्गो बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नाइजर रिवर पे। नाइजर आपको पता है इज़ अ नेम ऑफ कंट्री ऑल्सो, ऐसे ही है, ये कंट्री भी है अफ्रीका के अंदर। और थर्ड बनता है आफ्टर नाइल और कॉन्गो। तीन हो गए आपके रिवर मशहूर तरीन, तीन यहाँ तक मशहूर हैं। बाकी आपके नीचे से देखते हैं कि कौन कौन सा आया हुआ है। ज़ैम्बेज़ी रिवर मैंने खुद ऐड किया हुआ है, फोर्थ लार्जेस्ट बनता है, आ सकता है ज़ैम्बेज़ी नाम से, ज़ैम्बिया के अंदर है। ज़ैम्बिया इज़ द नेम ऑफ कंट्री इन अफ्रीका। ठीक है, आपको नाम हाइट्यूड लिखने की कोई इसकी लेंथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट तीन की याद कर लें काफ़ी है, बल्कि मैं कहूँगा पहली की याद रखें। इतनी नीचे जस्ट नेम ऑफ द कंट्री ज़रूर पूछता है वो एग्जामिनर आपसे। ठीक है, ज़ैम्बेज़ी हो गया। ज़ैम्बिया के अंदर ऑरेंज रिवर का बड़ी दफ़ा पूछा हो उसने नेम। ऑरेंज रिवर कहाँ पे? तो ऑरेंज रिवर आपका साउथ अफ्रीका में और नमीबिया में। साउथ अफ्रीका इज़ वेरी 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 फेमस एज वेल एज एडवांस कंट्री ऑन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। साउथ अफ्रीका में जितना डायमंड साउथ अफ्रीका से निकलता है ना, अगर ये डायमंड ही बेचना शुरू कर दें तो अपने आप को कितना ज़्यादा अपने आप को डेवलप, इन्होंने किया भी डेवलप, लेकिन फिर भी ताकतें जो है मेजर दुनिया की, उन्होंने उनसे छीन छान के ले गए अपने कंट्रीज में। पिंक डायमंड, द वेरी वेरी एक्सपेंसिव डायमंड इन द वर्ल्ड, वहाँ से निकलता है साउथ अफ्रीका से, और फिर बेचते हैं। किसी ने अगर इसकी स्टोरी सुनी है, ब्लैक डायमंड इज़ द नेम ऑफ मूवी, अब देखें उसमें, पुरानी मूवी है, मज़ेदार है, अच्छी है। इस आपको पता चलेगा कि ये डायमंड कैसे निकालते थे उस ज़माने में। ब्लैक है या रेड डायमंड है, मुझे अब काफ़ी पुरानी मैंने देखी, स्लैश लगा के कर लें, रेड या ब्लैक डायमंड है, इस तरह नेम मूवी का। ठीक है, शायद ब्लैक ही है। अब आ गया आपका साउथ अफ्रीका की अगर बात, क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका पे जोर तभी दे रहा हूँ कि पूरे अफ्रीका में साउथ अफ्रीका इज़ अ मेजर कंट्री, वो रोल प्ले करता है। आपको ये भी आइडिया हो जाए, ब्रिक्स में भी मेजर कंट्री साउथ अफ्रीका नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है यहाँ पे इमर्जिंग पावर है, इमर्जिंग इकोनॉमी है दुनिया में, तो पूरे कॉन्टिनेंट पर साउथ अफ्रीका का राज है। तो इसका मतलब है साउथ अफ्रीका का अगर आपसे पूछ ले लॉन्गेस्ट रिवर सिर्फ साउथ अफ्रीका का, तो ऑरेंज है, तभी ऑरेंज बार बार पूछा जाता है पेपर में, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का लॉन्गेस्ट है। हाँ, अफ्रीका का लॉन्गेस्ट नहीं करना आपने, वो नाइल ही है। ठीक है, दुनिया का भी नाइल है बिल्कुल। क्लियर है, चलें आगे।
जो इस तरह के इशू मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, पैलेस्तीन और सीरिया के और इस तरह, यही आने पेपर में आपको, जो आपने देना है डिस्क्रिप्टिव, यही इसे कहते हैं करंट अफेयर। आज अगर डिस्क्रिप्टिव कोई भी आ जाएगा तो मैं ज़रूर आएगा इजराइल पैलेस्तीन का इशू, तो इसी को उन्होंने बेस बना के करना है। लड़ाई क्या स्टेप्स ले सकते, पाकिस्तान के लिए चैलेंज क्या है, इस तरह रिलेट करता है वो क्वेश्चनर एग्जामिनर। जब मैंने कस्टम इंस्पेक्टर का दिया था डिस्क्रिप्टिव, तो उस ज़माने में कश्मीर का थोड़ा सा इशू उभरा हुआ था, कश्मीर का आ गया था, पानी का तजाद उस पर आ गया था। तो इस तरह डिस्क्रिप्टिव आपने इस तरह से दर करना है। यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम। आप कह रही थी टाइम ज़्यादा, टाइम तुम कोई नहीं ज़्यादा, ये जब अनाउंस होना आपको पता भी नहीं चलना। आपने फुल एंड फ्लैश 50 मार्क्स कैसे तैयार करना है विद आउटलाइन, तो उधर से आपने डिस्क्रिप्टिव नंबर निकाले तो इंटरव्यू में आपका नाम तो आ जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में जब आपका मेरिट बनता है तो इस हिसाब से बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब एलोकेशन फिर तभी नहीं होती जब आप डिस्क्रिप्टिव नंबर कम आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव ले नंबर ज़्यादा। इस्लामिक स्टडी का भी क्वेश्चन आने पता है, मेरी दफ़ा आया था सुलह हुदैबिया पे नोट लिखें सारा, वो पूरा आएगा, उसको उर्दू इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में आप कर सकती हैं, लेकिन आपको नॉलेज होगा तो, ठीक है। फिर पाक अफेयर का कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, कश्मीर का इशू बताएं, इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड नहीं हो रही, आप कॉजेज़ बताएं क्यों नहीं हो रही, स्टेप्स क्या ले सकती हैं, इस तरह का पेपर आएगा आपको। सारा डिस्क्रिप्टिव सेम है, एडी का तकरीबन सेम आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, जो करंट चल रहा हो तो भाई आप रिकग्नाइज करने की बड़ी कोशिशें चल रही है ना इसराइल को पूरी दुनिया में, आ जाएगा क्वेश्चन इससे कि पाकिस्तान बेचारा क्या करे, अब करे ना करे, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, करेगा तो क्या होगा, ना करेगा तो क्या होगा, क्या कहते हैं करना चाहिए हैं? कौन कहता है रिकग्नाइज करना चाहिए इस टाइम? 1 2 3 बाकी कहते हैं 2 स्टेट्स कभी भी नहीं मान सकता वो, कभी भी नहीं मानेगा। डेजर्ट पे आ जाए, क्लास कब ख़त्म होती है? अभी टाइम है। डेजर्ट्स पे अच्छा, हमने ना डेजर्ट इसे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमने 4 डिस्कस करने मेजर, ठीक है। सारा डेजर्ट इज़ नंबर 1 डेजर्ट आपको पता है दुनिया में, अफ्रीका का तो है ही है। सहारा डेजर्ट मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या हम करेंगे। सहारा डेजर्ट पूरे दुनिया का तो है ही है, लेकिन पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का तीसरा हिस्सा है ये। हाँ, पूरे आप हिसाब लगा लें कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, तो 1/3 सिर्फ सहारा डेजर्ट कवर कर जाता है। तो फिर भी देख लें अच्छी फसलें भी होती हैं, फिर भी देख लें अच्छा मौसम भी रहता है। वो अलग बात है, आप क्या शायद कहें कि ब्लैक पीपल इस वजह से होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सहारा डेजर्ट 1/3 लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आ गया। आप इसका साइज ज़रूर करेंगे अब। अब 90,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना ज़्यादा है। पाकिस्तान का साइज क्या है? सॉरी 9 लाख है क्या? 90 लाख है ना। मैंने कहा पाकिस्तान का साइज क्या है, पता ही नहीं है। 88 19 13 ऐसे याद किया, पूरा लाख कितना बनता है को टिक करना है हमने। हाँ, कितने लाख बनता है? 8 लाख है, 7 लाख है। अच्छा, अब ये देखें, ये 90 लाख पे मुश्तमिल है। पाकिस्तान पूरा तो कहीं भी नहीं है ना इधर। सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि है तो डेजर्ट ही है ना। पाकिस्तान में डेजर्ट हैं कौन कौन से? थल है, थार है। कस्टम इंस्पेक्टर के इंटरव्यू मुझसे ये पूछ लिया था उसने, और एक मैं भूल गया था, चौलिस्तान की भी है ना, वो मैं भूल गया था। मैं उस साइड पे कभी गया ही नहीं। अच्छा, तो आपका ये 90 लाख ये हम याद करेंगे, रखेंगे, और ये पॉइंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता चल गया, मेरे से पूछा कई और कुलीग से भी उन्होंने डेजर्ट पे क्वेश्चन किए थे। तो डेजर्ट पे करते हैं, पाकिस्तान के तो करेंगे, दुनिया का भी पूछ सकता है वो एग्जामिनर। सहारा डेजर्ट, अब ये हिसाब लगा लें कि इसमें एक कंट्री थोड़ी आएगा, 1/3 है,
तो कंट्रीज़ आपने जब एग्जामिनर पूछेगा तो उस हिसाब से आपने मेमोराइज़ करना पड़ेगा कौन कौन कंट्रीज़ के साथ लगते हैं। लेकिन इस तरह का मुझे लगता आया नहीं, अगर आया कोई बताएं हाँ कि कंट्री पूछे हों। सारे तो कभी नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कौन सी कंट्री के अंदर उसका कोई पार्ट आता है। तो इसका मतलब हमें सारे कुछ याद तो रखने पड़ेंगे ना। अल्जीरिया है, चैड है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, मॉरिटाना, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान और तुनीसिया, ये सारे कंट्रीज़ हैं। इनमें कोई ना कोई छोटा मोटा पार्ट ज़रूर आता है सहारा का, डेजर्ट का, ठीक है। तो लार्जेस्ट डेजर्ट अक्रॉस द ग्लोब, कलहारी भी आता है आपके पेपर में। ये भी सिर्फ एक कंट्री में नहीं होगा, क्योंकि इसका भी साइज़ अच्छा खासा है। ये 2 लाख हाँ 2,59,000 बनता है स्क्वायर किलोमीटर। वो 90 लाख और ये 2 वो तो बहुत ये छोटा है ना उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन 2 लाख बनता है। अब बोट्सवाना कंट्रीज़ के अंदर आता है 1, साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट आता है 2, नमीबिया का कुछ पार्ट आता है 3। ये 3 कंट्री तो आपको याद रखने पड़ेंगे जब आप घर में मेहनत करते हैं। आप जब रजिस्टर अलग बना रहे हैं, अलग तस्वीरें लगाते हैं ये वाली, आप तो असाइनमेंट्स बना रहे हैं पूरी की पूरी। हाँ अच्छी तैयारी करेंगे तो निकलना, मैं बार बार कह रहा होता हूँ। कंपटीशन इज़ वेरी टफ, बिलीव मी। आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा जिन्होंने पेपर दिए, पास सारे हो जाते हैं, मेरिट बनना बहुत मुश्किल। 13 सीटें हैं तो बंदों ने अप्लाई करना है 40-50 हज़ार 60 हज़ार के करीब, तो 13 कहाँ है, 40-50 कहाँ पे, तो ये मुश्किल हो जाता है। CSS का स्पेशल पेपर हो रहा है आजकल, ऐसे कल देखा है आप लोगों ने? आपको तो ज़रूर देखना है जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव देना है। हाँ आसान थे, आसान थे, ऐसे ही आना है पेपर में, मैं आपको बता दूँ। लेकिन वो छोटा होगा बस, वेट सही बात है, उसकी आप आउटलाइन ज़रूर बनाते जाएं या थीसिस स्टेटमेंट। कलहारी डेजर्ट हो गया, नमीबिया, नैम्बिब, सॉरी नमीबिया के अंदर ज़रूर है ये नैम्बिब डेजर्ट। नमीबिया के अंदर भी है, अंगोला के अंदर भी है और साउथ अफ्रीका के अंदर भी है। 3 कंट्री के अंदर है। आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था 3 कंट्री के अंदर है कि किसी दोस्त से, ये दोस्त वाला चक्कर बड़ा ख़राब है। अच्छा ठीक है, इसकी 2000 किलोमीटर लेंथ है। लेंथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाए याद कर सके तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं कंपलसरी नहीं करता, नहीं आएगा भी नहीं, ठीक है। नैम्बिब डेजर्ट आ सकता है, सिर्फ कहाँ पे है और कहाँ पे है क्या चीज़। ओगैडन डेजर्ट भी आता होता है आपके पेपर में, पूछता होता है। अंदर एक डेजर्ट भी है जिसे ओगैडन डेजर्ट कहते हैं, और ये टेरिटरी कहाँ पे है, सोमालिया रीजन के अंदर। और सोमालिया रीजन है लेकिन कंट्री उसका इथोपिया बनता है। सोमाली रीजनल स्टेट है इथोपिया के अंदर। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये डेजर्ट इथोपिया के अंदर है, सोमालिया के अंदर नहीं है। सोमालिया इज़ द नेम ऑफ सम स्मॉल पोर्शन इन इथोपिया। ये सोमाली रीजनल स्टेट है इथोपिया के अंदर, और ये इथोपिया के अंदर आएगा ओगैडन डेजर्ट। और इथोपिया के अंदर ही ओगैडन एक टेरिटरी का नाम है, ठीक है, ओगैडन। चलें आगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपका लिखने की। अच्छा जी, ये आपके डेजर्ट ना 4 ही करवाने हैं, रिवर भी हो गए, डेजर्ट भी हो गए, लेक्स भी आ जाते हैं। अब विक्टोरिया इज़ वेरी वेरी फेमस लेक है, आपने नाम सुना भी होगा, और वैसे भी आती होती है विक्टोरिया लेक, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि अफ्रीका के अंदर ना ड्यू टू डाइवर्स वेदर माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अफ्रीकन के कई लोग यूरोप में बैठे हैं, उतने ज़्यादा एशिया से मूव नहीं होती जितने ज़्यादा इधर से होते हैं, क्योंकि इधर एक तो हालात बहुत ख़राब हैं, पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, करप्शन, नेपोटिज़म, फेवरटिज़म, सारी बुराइयाँ, ईवल सारी की सारी अफ्रीका में पाई जाती है। जितनी ज़्यादा ड्रग्स, सारी की ज़्यादा अफ्रीका में, जितना ज़्यादा सेक्शुअल क्राइम्स, जितना ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सारी की सारी वीमेन ट्रैफिकिंग,
हर चीज़ अफ्रीका के अंदर हो रही है। तो इस वजह से कुछ कंट्रीज़ में से लोग पढ़े लिखे निकल के आप अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं। तो ये 3 कॉजेज़ देखी गई हैं जो मैंने एक दफ़ा करवाया था इनको CSS वालों को, वो तभी स्लाइड ऐड हुई है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से मूव करते हैं, इकोनॉमिक इशू की वजह से मूव करते हैं, पॉलिटिकल लड़ाइयाँ जितनी अफ्रीका में ना उतनी एशिया के अंदर भी हैं, लेकिन अफ्रीका के अंदर भी अच्छी खासी हैं। इजिप्ट जैसे कंट्री, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका, सारे के सारे कॉलोनाइज हुए थे सुपर पावर की तरफ से, और फिर उसके बाद आपस में सिविल वॉर चलती रही और प्रोलॉन्ग इतनी होती रही कि पूरे अफ्रीका का अमन तबाह हुआ है। अभी भी वही है। तभी अफ्रीका के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना। कॉरिडोर बनाया हुआ है जैसे हमारा CPEC का बना हुआ है, और मज़ीद वो करेगा क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो ये चीज़ें खरीद सकते हैं, मार्केट बहुत बड़ी है। चाइना ने इससे भी किया हुआ है परसू पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कि हम इसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं, इसको रिहेबिलिटेट करेंगे, इसको डेवलप करेंगे। और जिस वजह से आपको पता है USA की नहीं बनती ना चाइना से, क्योंकि चाइना इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इन द वर्ल्ड रिप्लेसिंग द USA टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड ह्यूमन राइट्स। इस वजह से चाइना का मेजर रोल है, बन रहा है, अभी बना नहीं, बन रहा है, जिस वजह से जेलसी फैक्टर है। बस चाइना डेवलप कर रहा है, लेकिन आपको बैक एंड की स्टोरी पता होनी चाहिए। बीइंग अ सिविल गवर्नमेंट एस्पायरेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि बैक एंड पे चाइना का वेस्टेड इंटरेस्ट ही है, उसने खाक करना है डेवलप दुनिया को, वो लोन दे के सारों को मकरूज कर रहा है, जैसे पाकिस्तान को कर दिया, जैसे श्रीलंका को किया। पूरा अफ्रीकन के अंदर उसे पता है कि गरीब कंट्री हैं, और लोन देकर उनको करेगा क्योंकि वो आपके कब्ज़े में आ जाए। हाँ, जब हम किसी को कर्जा देते, मैं आपको कर्जा देता हूँ तो मैं तो आप तो फिर इसका मतलब मेरे अंडर कंट्रोल हो गए ना, क्योंकि आप कहेंगे कि मुझ पर एहसान किया हुआ मैंने। तो इस तरह पाकिस्तान क्यों नहीं बोलता? पाकिस्तान ने कर्जा लिया, हाँ, इन्वेस्टमेंट ली हुई है, क्यों नहीं बोलता पाकिस्तान? ऐसे अफ्रीका को वो करेगा। अमेरिका ने भी ऐसे किया था, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चाइना ही ऐसे कर रहा है, अमेरिका भी ने भी ऐसे किया था। पूरी दुनिया अपना नाम बनाने के लिए इस तरह करते हैं। आप गांव में चले जाए ना, गांव से मोस्टली आपका ताल्लुक तो होगा, गांव में जो वडेरे होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो छोटे घरों को इसी तरह ही जलील करते हैं, कर्जे दे के, फिर उनको बेटियाँ अपने घरों में नौकर के तौर पर रखते हैं, या अपनी ज़मीनों में काम करवा रहे होते हैं। वडेरा सिस्टम सिंध में फ्यूडलिज्म, बिल्कुल सिंध में पूरा भरा, पर पंजाब कम नहीं है। पंजाब में फ्यूडलिज्म आहिस्ता से ख़त्म हो रहा है, लेकिन सिंध में तो बहुत ज़्यादा है ना। बलोचिस्तान तो आप बात ही ना करें, उधर तो पूरा एक, वो तो लॉ भी नहीं ना मानते, उनकी तो अपनी अदालतें, जिरगा सिस्टम जिसे कहते हैं, तो वो जिरगा सिस्टम है बलोचिस्तान में। तो KPK में भी तकरीबन उस तरह से ऐसे ही गर्दनें काट देते हैं, कोई परवाह भी नहीं जुडिशरी की, किसी पुलिस की, क्योंकि वो खुद पुलिस है, खुद जुडिशरी, खुद अदालतें बनी हुई हैं। तो इस तरह स्टेट भी रन करती हैं दूसरी स्टेट को कर्जे दे के अपने अंडर करने के लिए। तो चाइना ये कर रहा है पॉलिसी, लेकिन चाइना अपने को कहता है वी आर गोइंग टू प्ले अ सॉफ्ट पॉलिसी, लेकिन एट द एंड देख लीजिएगा ऐसे कंट्रीज़ ने सारा इतना कर्जा उसने फैला देना है, पूरी दुनिया में जाल बिछा देना है, और फिर देख लीजिए। तो माइग्रेशन मेन कॉज, इसे छोड़ दें, लेक्स पे आते हैं। विक्टोरिया इज़ वेरी फेमस लेक इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एज वेल एज ऑन द ग्लोब। इसकी इस कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट लेक मानी जाती है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने फ्रेश वाटर लेक एक करवाई हुई है आपको अभी तक, द वेरी वेरी बिग एज वेल एज लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। एशिया में तो है ही है ना, क्या है? बेकाल, हाँ बेकाल इज़ द फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे लार्जेस्ट लेक वैसे दुनिया में कौन सी है? कैस्पियन लेक या कैस्पियन सी, उसका वाटर साल्टी आपको पता है, लेकिन फ्रेश वाटर के हिसाब से बेकाल है। सेकंड फ्रेश वाटर ये बनती है लेक विक्टोरिया, इसका पानी पीने के काबिल। द सेकंड फ्रेश वाटर लेक वॉल्यूम वाइज अलग है, एरिया वाइज अलग है। एट द एंड मुझे याद करवाएगा, अगर ना भूल जाऊँ तो मैं लेक्स आपको मैंने जानी है करवा के, जब ऑस्ट्रेलिया के बाद, ठीक है, क्योंकि लेक्स के क्वेश्चन आपको पता आते हैं पेपर में, काफ़ी मिक्स अप हो जाते हैं, ठीक है। बेकाल के बाद सेकंड लार्जेस्ट आपकी वॉल्यूम वाइज बनती है ये वाली, वॉल्यूम का मतलब पानी इसमें ज़्यादा आ जाता है ना, ठीक है। उसके बाद
आपका आ गया तंगानिका, ये तंजानिया की लेक है, आया हुआ है क्वेश्चन, ये तो आया ही आया, विक्टोरिया का ये भी आया हुआ है। मलावी का मुझे नहीं आइडिया, मलावी के अंदर, मलावी इज़ द नेम ऑफ कंट्री, तो मलावी लेक मलावी के अंदर है। टरकाना लेक ज़रूर आई हुई PPSC के अंदर रिपीट है। कीनिया और इथोपिया के अंदर है, क्योंकि कीनिया और इथोपिया इज़ द बॉर्डरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्री लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कीनिया और इथोपिया के अंदर ये आई हुई है। समझ आ रही है? तेज़ तो नहीं बोलता हूँ मैं, ओके बात। लेक एल्बर्ट, ये DR कॉन्गो के अंदर है, एल्बर्ट लेक, मुझे नहीं इसका आइडिया आई हुई कि नहीं, लेकिन मशहूर है लेक एल्बर्ट, ये DR कॉन्गो के अंदर है। इस पूरे में 2 या 3 लेक्स तो रिपीट होती हैं, विक्टोरिया, मतलब टरकाना और ये वाली तंजानिया की तंगानिका। जस्ट यू नीड टू मेमोराइज इट्स कंट्रीज नेम, सिंपल, कि कहाँ पे। लेकिन विक्टोरिया तो हमने ज़रूर याद रखनी है वॉल्यूम वाइज। अगर आपका ज़्यादा मूड हो तैयारी करने को, तो फिर लेक विक्टोरिया का वॉल्यूम भी देख लीजिएगा गूगल करके। घबरा गए? हाँ, देख लीजिए, क्योंकि सेकंड बनती है ना, और फिर आपका अगर इसका देखेंगे तो बेकार का भी देखेंगे, तो इन दोनों का देख लीजिएगा कि ज़मीनर का कुछ पता नहीं चलता, मुंह उठा के वो दे भी सकता है। सारा हम इंडियंस की कॉपी कर रहे होते हैं, पेपर बनाने में भी, हर चीज़ में, CSS के पेपर भी उधर से उठा के दे रहे होते हैं। अपनी तो हमारी अकल काम नहीं करती, पढ़े लिखे लोग हमारे इदारों में है ही नहीं, सीधी सी बात है। फेवरेटिज्म, हाँ, सारा मैथ भी उधर से उठा रहे होते हैं। पाकिस्तान में हर आराम है ना, हम चाहते हैं पे आ जाए अकाउंट्स में, आप लोग नौकरी भी इस वजह से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मतलब नौकरी के लिए स्ट्रगल, एक तो सिक्योर हो जाए जॉब, दूसरा काम ना करना पड़े, बस पे आ जाए। तो हम सारे इसमें लगे हुए हैं, CSS स्टेटस के लिए करते हैं। मेरी क्लास में तकरीबन कोई 18 से 20 स्टूडेंट्स कहते हैं पूरी क्लास में कि हम स्टेटस के लिए कर रहे हैं। मान गए ना, जब मैंने कहा 5-6 बड़े शौक़े हुए, फीमेल और मेल हजरात, नहीं नहीं सर हम स्टेटस के लिए कोई नहीं CSS करें, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल कर रहे हैं। मैंने कहा वेल बीइंग के बहुत तरीके हैं, वेल बीइंग के बहुत तरीके हैं, आप जाके और काम करें, CSS क्यों करना? हाँ, CSS करने के बाद कोई वेल बीइंग नहीं होने वाली, करप्शन होने वाली है। हाँ, अपनी, उन्होंने शायद रीफ्रेश करना भूल गए थे, अपनी वेल बीइंग, अपनी वेल बीइंग बाकी होती है, अपनी फैमिली की भी वेल बीइंग हो रही होती है। लेक एडवर्ड आई हुई है आपके पेपर में, ये DR कॉन्गो और युगांडा के दरमियान है, लेक एडवर्ड, ठीक है, DR कॉन्गो और युगांडा के। लेक कीव भी आई हुई है कॉन्गो और रवांडा के दरमियान में, ये लेक्स इसमें बहुत ज़्यादा है इस कॉन्टिनेंट पे, ठीक है, तो आती भी होती हैं इसके पेपर में। चैड लेक नाइजीरिया के अंदर है, कभी भी ना लगा के आ जाइएगा ये चैड के अंदर है, इस नेम है जस्ट, क्यों, नेबरिंग कंट्री की वजह से, ठीक है। हाँ, वोल्टा कई दफ़ा आई हुई है, जिन्होंने पेपर दिया वो आइडिया होना चाहिए। घाना के अंदर है, घाना एक तरह से और बड़ा फेमस कंट्री है। हाँ, ऐसा भी रिपीट भी होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो पहली दूसरी दफ़ा तैयारी कर रहे हैं ना, 12 इधर जो जितने भी सब्जेक्ट्स आपके करवाएंगे इस अदारे वाले, सारे करें सेपरेट सेपरेट, लेकिन इसको अच्छी तरह से करने के बाद अब फिर पास पेपर पे ज़रूर जाएं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें रिपीट होंगी उधर भी, लेकिन उसके बाद एडिशन भी आपको मिलेगा, और रिपीट का PPSC रेपिटेशन करता है पेपर्स की, कई क्वेश्चन रिपीट हो। आप आजकल कम क्यों हो रहे हैं भला? पकड़ेंगे जो पेपर, करप्शन, वो इसका जो स्कैंडल बना था उस वजह से। जनरल सेम है वो, ये चाहे FPSC चाहे PPSC चाहे OTS NTS CTS जो मर्जी एग्जाम आए, ये तो यही रहना ना। घाना तो अब चेंज नहीं ना होगा, वोल्टा वाला। वोल्टा इज़ अ नेम ऑफ लेक, घाना में कई दफ़ा आया हुआ पेपर में। मैंने कहा घाना एक चीज़ से रिलेट करता है, एक मशहूर वाक़े से। घाना इज़ द नेम ऑफ कंट्री, घाना से एक फेमस पर्सनैलिटी है क्या? बांकी मोन इज़ द नेम ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO, ही बिलोंग्स टू घाना। और अब आपका सेक्रेटरी जनरल कौन है? कोफी अनन। वो कहाँ से बिलोंग करता है? फ़लस्तीन से क्यों उतरेगा? पुर्तगाल से, पुर्तगासी है वो।
क्या? ओ सॉरी, एंटोनियो गुड घाना से कोफी अनन कहना था मैंने। ये आजकल जो मैंने कहा, आजकल जो है वो एंटोनियो है, वो आपका करता है पुर्तगाल से। मैं कोफी अनन कह गया हूँ, मिक्स हो। किसका करंट? सॉरी घाना का जो सेक्रेटरी जनरल है, ये ले। अच्छा, दोबारा चेक कर लें प्लीज़, एक दफ़ा गूगल करें ज़रा। मिक्स वाकई हो गया। आजकल का तो पुर्तगाल से है ही है, घाना से एक बिलोंग करता है आपका सेक्रेटरी जनरल। कोफी अनान ही है मुझे जो लग रहा है, बांकी मून तो नहीं होता। बांकी मून तो सच कोरिया का है, हाँ यही है। फिर भी चेक कर लें प्लीज़, मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। हाँ, कोफी अनान जो है घाना से है, यही है। और एंटोनियो जो आजकल है सेक्रेटरी जनरल, कल परसों उसका बयान भी आया है पैलेस्टाइन के बारे में, बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चला है वो, कि दोनों स्टेट्स को इस तरह नहीं करना चाहिए, ये वो। तुम बैठे हो दुनिया को बचाने के लिए और बयान तुम ऐसे दे रहे हो कि दोनों स्टेट्स रिएक्ट न करें, इंटरफेयर करके छुड़वाओ उनको। मेडिटेरियन सी के अंदर यूएसए कब्ज़ा कर रहा है और आप चुप करके बैठे हो। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई एतवार को, बेसूद, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, खाली निकल आए बाहर और बच्चे बेचारे मार रहे हैं उधर। उन्हें पता है खुराक भी बंद कर दी उन्होंने, वाटर भी बंद कर दिया, गाज़ा की पट्टी पे मेडिसन हर चीज़ बंद है। और यूएनओ का कल कह रहा था सेक्रेटरी जनरल यही एंटोनियो साहब कि प्लीज़ फूड वाले ट्रक्स को जाने दे उधर। इस तरह बात मतलब कर रहे हो तुम, एक यूएनओ के लीडर हो, कंट्रीज़ को फोर्स करो कि आप कंपेल करो कि उधर भेजें चीज़ें, आप उनके कार्य मिलते हैं तरले। बेचारे की लग बनती नहीं है, क्या करें, उसकी हो नहीं सकती ना, उसकी बात नहीं मानी जा सकती। टाना इथोपिया की है, करीबा ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे की। नेक्स्ट चलेंगे हम फेमस, हम ना डैम्स की अब बात करेंगे। करीबा डैम, क्या? हाँ बिल्कुल, करीबा लेक भी है। अच्छा, करीबा एक लेक भी है, अभी आपने पढ़ा है। करीबा लेक कहाँ पे थी? जिम्बाब्वे में थी, ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे। तो इसका मतलब करीबा डैम भी है। तो प्लीज़ इसको ज़रा जब आपने करना है ना घर जाके तैयार, तो इसको ज़रा हाजिर दिमागी के साथ करना है कि मिक्स ही है, और वो भी जिम्बाब्वे में और ये भी। तो जिम्बाब्वे का आपने ज़रा उस तसल्ली से। असवान डैम कई दफ़ा पूछा हुआ उसने पेपर में, असवान डैम कहाँ का है? वो इजिप्ट का है। इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री के साथ साथ वैसे भी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो इसमें असवान डैम का ज़रूर, पूरा नाम है असवान हाई डैम इसका ना, असवान डैम भी पूछ लेता था कभी कभार, तो इजिप्ट का है। असवान डैम खाली भी है इजिप्ट का, ये दो अलग अलग हैं। लेकिन वही कह रहा हूँ, असवान डैम आ जाए, असवान हाई डैम आ जाए, डजेंट मैटर फॉर यू। आपने टिक लगानी तो इजिप्ट पे लगानी। हाँ, इंटरव्यू आपको कंफ्यूज कर सकता है बंदा कि असवान डैम क्या है क्या नहीं, दो है एक है, तो आपने इसको चीज़ को देखना है। हाई डैम और डैम खाली दो हैं, अलग अलग डैम, ठीक है। उसके बाद कोसोम्बो डैम घाना का है। घाना का आपने पीछे भी एक चीज़ पढ़ी है, इसका मतलब है आपको जैसे ईजी लगे वैसे करें, लेकिन घाना की अगर अलग एक दो चीज़ें कर लेंगे तो बेहतर ये भी हो सकता है। चौराबासा डैम आपका है, मोज़म्बिक इज़ अ नेम ऑफ कंट्री। कियांजी डैम भी नाइजर का है। और इंगा डैम आया हुआ है, DR कॉन्गो का है इंगा डैम। मज़े की बात है कि इसमें स्टेट सिर्फ दो हैं इस कॉन्टिनेंट में, और एक आपने ऑलरेडी की हुई है, बस एक ही करनी है हम। एशिया में सबसे ज़्यादा स्टेट ज़्यादा थी जो आपने कर ली हैं, उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, तकरीबन उसके अंदर से आ जाता होता है पेपर में। लेकिन अफ्रीका के अंदर ना दो स्टेट्स हैं जी, एक तो आपने पहले की हुई है, हाँ, और एक जिब्राल्टर भी जिक्र मैंने किया ही हुआ है, वर्ल्ड हिस्ट्री में किया था ना, तो वो आज हम उसको प्रैक्टिकली देख लेंगे, ये हम स्ट्रेट करेंगे अब, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है बाबुल मंदब स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज़ को मिलाती है?
क्योंकि स्ट्रेट दो काम करती है, वाटर बॉडीज़ को मिलाती है, सेपरेट करती है लैंड्स को। हाँ, वेरी वेरी गल्फ ऑफ अदन, अदन की गल्फ, और दो कंट्री को अलग करती है और दो कॉन्टिनेंट को भी अलग करती है। ऐसे पूछना उसने, बस तैयारी आपकी पक्की है। स्ट्रेट्स, बाब अल मंदब स्ट्रेट, ये आपने की हुई है मुझसे, यही है, अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर है ये, उसके ऊपर नहीं कह सकते, उसके मुल्क के साथ अटैच है। अरेबियन पेनिनसुला ये पूरा है, ठीक है। अब ये देख लें, पहले भी की हुई है आपने। रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, यहाँ पे ये रेड लाइन स्ट्रेट है, क्रॉसिंग ऑफ बॉर्डर, और जिबूटी ये, और आपका यमन ये है, ठीक है। सुएज कनाल की लोकेशन देख लें, ऊपर है, जो इजिप्ट की कनाल है, सिर्फ इजिप्ट की, इस पर कोई और हुक्मरानी नहीं। इसके कितना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज हुआ था दुनिया में, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था। यूएसए की हुकूमत ने, ब्रिटिश ने बड़ा उस दिन रोला उसके दरमियान डाली रखा। इजिप्ट की ज़्यादा कमाई आती है इससे, सुएज कनाल से। देखिए ना, अगर ये गुजर गया तो इसका मतलब है इधर से कोई ना कोई शिप आ सकता है, इधर से एशिया की तरफ से, एशिया की तरफ से आगे इधर क्रॉस ही कर सकता है, क्योंकि पूरी स्ट्रेट है। क्रॉस करके रेड सी में दाखिल हो सकता है, होगा। उसके बाद उसने अगर अटलांटिक ओशन की तरफ मूव करना है तो आराम से सुएज कनाल को टैक्स दे के उधर चला जाए। तो ये गुजरगाह यूज़ कर रहा है चाइना फॉर ट्रेड पर्पस। कहाँ से चलता है और कहाँ जाता है अपनी ट्रेड के लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सारे का सारा अफ्रीका है, तो इसका मतलब है पीछे से उधर से इंडियन ओशन की तरफ से आएगा चाइना, आएगा तो अफ्रीका की तरफ आराम से एंटर हो सकता है। अफ्रीका के अंदर उसने जाल बिछाना है, और भी और मज़ीद इन्वेस्टमेंट पहले भी कर चुका है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में उसने इथोपिया में, सूडान में, हर जगह तो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, लोन है वैसे तो, ठीक है। बाब अल मंदब होगी, जिब्राल्टर को देख लेते हैं हम। जिब्राल्टर वैसे बताए कहाँ पे है, किसकी है? हाँ, यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अलग करती है। और ये जो अभी पढ़ी है, एशिया और अफ्रीका, हाँ ठीक है। यूरोप का कौन सा कंट्री है? जिब्राल्टर, ज़हन में दौड़ाएं मैप। स्पेन, वेरी नाइस। और अफ्रीकन कौन सा था? मोरक्को, वेरी नाइस। ये देख लो, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वेरी फेमस स्ट्रेट, ठीक है। पूरे का पूरा ऊपर स्पेन है। स्पेन का कैपिटल क्या है? मैड्रिड, ठीक है। ये पूरे का पूरा स्पेन है। स्पेन हिस्टोरिकल लिहाज से बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री रहा है दुनिया में, स्पेन। और ये आपका मोरक्को है। यहाँ से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट नीचे शुरू हो जाता है, तो यहाँ से क्रॉसिंग जिब्राल्टर स्टेट है। और आपको पता होना चाहिए, अभी हम जब बात कर रहे थे कि अमेरिका ने 2 अपने बहरी त्यारे ला के खड़े किए हैं इधर, तो ज़ाहिर बात है इधर से गुजरा है वो, जिब्राल्टर से। स्पेन के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, और मोरक्को से भी उसके ताल्लुकात बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलता है यूएस से। तो इधर से क्रॉसिंग करके यहाँ पे लैंड उसने किए हैं जाके, सिर्फ डराने के लिए एशियन स्टेट्स को कि कोई इसके करीब ना आए। वी आर बिहाइंड इज़राइल, इज़राइल के साथ हम खड़े, ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी बन रहा है आपका, इसका मतलब है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को अलग कर रहा है। ये अटलांटिक ओशन है सारा, और ये मेडिटेरेनियन सी। समझ आ गई अब? हमारे अब बाकी वाले हम कल करेंगे। कल मीन मंडे, सैटरडे ऑफ होता है ना आपको? सैटरडे पहले आपको ऑफ नहीं था, मैंने करवाया।
मैंने कहा ज़बरदस्त किया। मैंने कहा तैयारी उन्होंने करनी होती है तो ज़रा उसको ऑफ़ करने दें। CSS की मेरी क्लास होती है कल, इसको फिनिश कर दें।